नाम राहुल है। कुछ समय से हमने एक एडीपीओ की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जहां ऑलरेडी हम 3 सब्जेक्ट्स पे बात कर चुके हैं। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सप्लोजिव एक्ट, विस्फोटक अधिनियम। ठीक है, तो हम इसके आज उन सेक्शनों पे काम करेंगे जो एग्जाम पर्पज से जरूरी हैं, जो एमपी एडीपीओ के सिलेबस में आ सकते हैं और एग्जाम में इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस एक्ट में जब हम बात करें तो इसमें टोटल सेक्शन है 18। अगर इसका हम इनेक्टमेंट डेट देखें तो ये कब इनेक्टमेंट में आया? 26 फरवरी 1884 में। ठीक है, काफी पुराना एक्ट है। अगर इसकी इन्फोर्समेंट डेट देखें तो ये हुआ था 1 जुलाई 1887 में। ठीक है, तो अब इसके हम इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शन देखते हैं। शॉर्ट टाइटल जो बात ही करी हमने, एक्सप्लोसिव एक्ट है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या कितना है? ये होल ऑफ इंडिया पे कवर होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्लॉज पे हम जाते हैं, तो डेफिनेशन क्लॉज में हम देखें तो इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। देखते हैं हम एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन देखते हैं। तो एयरक्राफ्ट में क्या है? मींस एनी मशीन व्हिच कैन ड्राइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर अदर देन द रिएक्शन ऑफ द एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस एंड इंक्लूड बैलून्स वेदर फिक्स्ड और फ्री एयरशिप्स काइट्स ग्लाइडर एंड फ्लाइंग मशीन। ठीक है, तो इसमें ये बताएं जो एयरक्राफ्ट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी। तो ऐसी मशीन जो जमीन से सतह से वायु की ओर क्या प्रतिक्रिया से, मतलब जब वो प्रतिक्रिया करती है इधर से तो उधर पे एक सरफेस पे वो चलती है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है? जो बैलून है जो उड़ते हैं वो भी, चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर, और एयरशिप्स है, पतंग है, और ग्लाइडर, और अगर जो मशीन है वो इसमें इंक्लूड है। कैरियर्स में देखते हैं हम, गाड़ी में क्या क्या आती है? इंक्लूड्स एनी कैरियर, वैगन, कार, ट्रक, व्हीकल और अदर मींस ऑफ कन्वेइंग गुड्स एंड पैसेंजर बाय लैंड एंड व्हाटएवर मैनर एंड द सेम मे बी प्रोपोज। ठीक है, तो सारी गाड़ियां, वैगन, जो ट्रक है, भूमि पे जो चलने वाली जो है, ठीक है, जहां जिससे गुड सप्लाई होती है, सामान की सप्लाई होती है और यात्रियों को ले जाया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कौन कौन आ जाएगा? इन रिलेशन टू एनी एरिया विच अ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड मींस द कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस भी आ रहा है, जहां पे एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहां कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी इंक्लूड है, एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिडिक्शन इन द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एरिया मे बी स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब एडीएम भी इंक्लूड है। तो हमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है एग्जाम पर्पस से। इसमें जो एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन है ये टाइप से पूरी टेक्निकल है, मतलब पूरी इसके साइंटिफिक नाम इसमें दिए गए हैं। तो ये एग्जाम पर्पस से इतना इंपॉर्टेंट, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन से सेक्शन के क्लॉज में दी गई है। तो ये सेक्शन 4 में दी गई है और क्लॉज डी पे। ठीक है, तो ये 4 के डी में एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन दी गई है। अब देखते हैं ई में एक्सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात क्या होता है? जब हम यहाँ से दूसरी जगह लेके जाते हैं, मतलब भारत देश से दूसरे देश में जब कोई चीज लेके जाते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट क्या है? ब्रिंगिंग, मतलब वहां से हम लेके आते हैं, विदेश से कोई चीज मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। मास्टर में क्या होता है? मास्टर एक टाइप से इसमें बताया गया है कि वो जो सारी चीज कंट्रोल करता है। ठीक है, वेसल एयरक्राफ्ट में, ठीक है, जो व्यक्ति होता है वो जिसको कंट्रोल करता है, और बोट जो होती है, शिप्स होती है, उसमें जो मास्टर होता है वो। ठीक है, मैन्युफैक्चर में क्या है कि विनिर्माण निर्माण में and dividing the explosive into its component parts and otherwise breaking up and making the explosive and making fit to use any explosive। ठीक है, तो जो विनिर्माण में क्या होता है? जो खराब विस्फोटक है उनकी भी रिपेयरिंग करके जो बनाना, या तो नया बनाना विस्फोटक, या जो खराब रिपेयर करके उनको भी ठीक ठाक बनाना, जो विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर है रीमेकिंग, अल्टरिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव। तो रीमेकिंग फिर से बनाना है, उनकी रिपेयरिंग, और ये सब भी एक्सप्लोजिव में आता है। इसमें और ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 पे। ठीक है, जो एक रूल मेकिंग पावर पे है।
ठीक है, तो अब इस सेक्शन को हम देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। पावर टू मेक रूल्स एज टू लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव। जहाँ ये लाइसेंस से रिलेटेड बात करता है कि उसमें जो रूल बनाने की कि भाई किस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाए किसी का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पोजेशन या उसके निर्माण के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द एनी पोर्ट ऑफ इंडिया मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट टू द रेगुलेट एंड प्रोहिबिट एक्सेप्ट अंडर द अकॉर्डिंग विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस गारंटेड प्रोवाइडेड दोस रूल मैन्युफैक्चर बने। ठीक है, तो उसमें पावर किसको दी गई है रूल मेकिंग की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इस एक्ट के कंसिस्टेंट में जो होगी उसमें किसके लिए लाइसेंस देगी, ये मेकिंग, पोजेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, फिर इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, रूल्स अंडर दिस सेक्शन में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अमंग अदर मैटर दैट इज टू से। तो इसमें क्या आता है, अथॉरिटी बाय विच लाइसेंस मे बी ग्रांटेड। ठीक है, तो जो अथॉरिटी जो ग्रांट कर रही है, ठीक है, उसके बारे में भी रूल्स बनाएंगे। तो क्या उसमें रहेगी कि कौन सी फीस, मतलब वो लाइसेंस जब आप अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए तो कितनी फीस आपसे ली जाएगी। ठीक है, और क्या है, कौन से मैनर में आप क्या करोगे, उसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, अथॉरिटी कौन होगी। ठीक है, डी बात करते हैं फॉर्म, मतलब कौन से फॉर्म आप में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एप्लीकेबल होगी एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। फिर ई है पीरियड ऑन विच द लाइसेंस मेंटेन, मतलब उस कितनी लिमिट तक वो इन्फोर्स में रहेगा आपका लाइसेंस। ठीक है, और इसमें क्या बात करता है कि इसमें जो प्रोसीजर क्या है, मतलब जो अपील फाइल करने के, अभी हम 6F में बात करेंगे अपील के लिए, उसके लिए कितने पीरियड में आपको अपील फाइल करनी है, कितनी फीस आपको देनी है, वो भी रूल मेकिंग करेंगे। ठीक है, और डबल ए बात करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव दैट द लाइसेंस में। ठीक है, तो मतलब कितनी एक्सप्लोसिव आप खरीद सकते हैं, ठीक है, कितने टाइम के लिए, ये बात करते हैं। द फीस टू बी चार्ज बाय द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव और एनी ऑफिसर अथॉराइज्ड इन दिस बिहाफ और सर्विस रेंडर्ड कनेक्शन विद द मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो जो भी फीस होगी, ठीक है, आयात निर्यात जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी होगी, जो डिसाइड चीफ कंट्रोलर ऑफ जो एक्सप्लोसिव है वो, और जो ऑफिसर अथॉराइज किए गए उनके द्वारा। ठीक है, और किन किन व्यक्ति को एग्जामिशन किया गया है, किसी या मान लीजिए व्यक्तियों को या किस विस्फोटक का कि जिसका आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 5 में बात करता है पर्सन ऑलरेडी इन बिजनेस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सप्लोसिव टू कैरी ऑन सच बिजनेस विदाउट अ लाइसेंस ऑफ सर्टिफिकेट। मान लीजिए ये जो एक्ट आया था, कौन सा एक्ट, कमिटमेंट ऑफ इंडियन एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो अमेंडमेंट एक्ट था कब का, 1978 का। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है 5A में कि जो 1978 का अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके पहले जो व्यक्ति क्या कर रहे थे, जो बिजनेस कैरी कर रहे थे, ठीक है, जो ये जो एक्सप्लोसिव वाला बिजनेस था वो कैरी कर रहे थे, तो उसमें जो उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तुरंत ही, जब ये एनफोर्स में आया तो जो उसके पहले बिजनेस कर रहे थे उनको तुरंत जरूरी नहीं है लाइसेंस की। एंड फिर इनको क्या करना है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, 3 महीने के अंदर जैसे ही कमिटमेंट होता है इनको क्या अप्लाई करना है, किसके लिए, लाइसेंस के लिए। तुरंत तो नहीं है कि भाई आपसे तुरंत बोलेंगे कि आप जो आप चलते रहा है आपका बिजनेस वो चलता रहेगा, लेकिन आपको 3 महीने के भीतर क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी इसमें बस यही ध्यान रखना हमें, कौन सा एक्ट आया था, 1917 एक्ट का अमेंडमेंट एक्ट, उसके पहले जो बिजनेस कर रहे थे वो, तो जैसे ही कमिटमेंट होता है एक्ट कमिटमेंट में आता है अमेंडमेंट एक्ट, तो 3 महीने के भीतर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है, अभी देखते हैं सेक्शन 6, जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन और इंपोर्टेशन ऑफ द स्पेशल डेंजरस एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो अब ये जो उनकी बात कर रहे हैं जो डेंजरस एक्सप्लोजिव है, ठीक है, जिनका पोजेशन और इंपोर्टेशन, तो notwithstanding anything the rules under last foregoing section of the central government may from the time to time by notification and official gazette। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में ये टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी, क्या करेगी, प्रोहिबिट आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू द कंडीशन द मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड इंपोर्टेशन of any explosive which is so dangerous character that the option of the central government is to expect it for the public safety
टू इशू द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जो पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी उस प्रकार से क्या करेगी, उनके निर्माण के लिए, उनके पजेशन के लिए और उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नियम बनाएगी और नोटिफिकेशन जारी करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर जो कस्टम एक्ट में जो बताए गए हैं उसको भी, उसके बारे में भी बताएंगे कि भाई किस चीज से आप जो यूज कर रहे हैं, कौन सा कन्वीनियंस यूज कर रहे हैं आप यहाँ, और कौन से उस पर क्या एप्लीकेबल होंगे रूल्स, तो ये हमें बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं 6A पे। 6A बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ द एक्सप्लोजिव बाय द यंग पर्सन एंड अदर सर्टेन अदर पर्सन। ठीक है, तो अब इसमें जो यंग पर्सन को क्या है इसमें नहीं लाया जाएगा। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी कई केसेस हैं, जहां एक लैंडमार्क केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे आपको ध्यान हो कि वो जो शिवकाशी में जो पटाखे बनते हैं वहां पे उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया था, रोका गया था कि उसमें जो अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे हैं उनको उसमें नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन हु इज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इसमें बताया गया है 18 ईयर्स की जो एज जिसने कंप्लीट नहीं करी है वो, एंड हु हैज बीन सेंटेंस्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग द वायलेंस और मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है, और जिसने क्या है जो टर्म कितनी 6 महीने तक क्या है किसी जो उसको सजा हुई है किस बारे में, कि उसने जो पब्लिक पीस जो ऑफेंस है उससे रिलेटेड क्या किया है, ऑफेंस किया है। ठीक है, और इसमें मिनिमम 6 मंथ की बोली है और मैक्सिमम 5 इयर्स तक की। ठीक है, एंड हु हैज बीन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द बॉन्ड ऑफ कीपिंग। ठीक है, तो जो सेक्शन 108 से 106 से जो सीआरपीसी में स्टार्ट होते हैं पब्लिक पीस मेंटेनेंस से, अगर उससे बॉन्ड भरवाया गया है तो उनको क्या है रोका गया है कि आप नहीं करोगे क्या, मैन्युफैक्चर और सेल नहीं करोगे। और कोई बात करता है द लाइसेंस अंडर दिस एक्ट में बी कैंसिल, तो उनका क्या है एक्ट क्या है लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है 5 साल तक जैसे ही इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है ये नहीं करेंगे कोई भी मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एनी एक्सप्लोसिव। ठीक है, जिनका मान लीजिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और वो 5 साल तक क्या नहीं करेंगे कोई भी मैन्युफैक्चर, सेल और ट्रांसपोर्ट और पोजीशन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है। इसका भी बात करता है नो पर्सन सेल, deliver or dispatch any explosive to a person whom he knows with reason to believe that the time of such sale delivery to be prohibited under। ठीक है, तो ये क्या है ना, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि ये इन व्यक्तियों की श्रेणी में आता है जो अपन ने क्लॉज ए में बात करी है, तो उनको भी ये क्या नहीं करेगा, ना डिलीवर करेगा ना डिस्पैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है अनसाउंड माइंड का। ठीक है, अब ये आ जाते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 6B में, तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो ग्रांट ऑफ लाइसेंस में हम देखते हैं जो रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें क्या है आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी इफ एनी ऑफ द कंसीडर नेसेसरी शैल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट बाय ऑर्डर इन राइटिंग आइदर ग्रांट। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंक्वायरी करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, कि भाई इन व्यक्ति की जांच होने के बाद इस पे क्या है उनको ठीक लगता है तो लाइसेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल ग्रांट अ लाइसेंस where it is required for the purpose of manufacture of explosive if the license authority is satisfying that the person of whom the license is required। ठीक है, जहां उनको लगता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि जो व्यक्ति है जिसने अप्लाई किया है कि वो कॉम्पिटेंट है, कि उसके पास क्या है प्रोफेसिव टेक्निकल नो है, मतलब उसके पास उस चीज का नॉलेज है कि उसका निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, या उसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब ऐसे तो है नहीं कि हर किसी को एक्सप्लोजिव बनाने का राइट दे दिया जाएगा, तो उसमें कुछ व्यक्तियों की श्रेणी बताई गई है कि भाई जिनको टेक्निकल उसका नॉलेज या एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेकंड है हैज इन एम्प्लॉयमेंट और अंडरटेक्स टू एम्प्लॉय अ पर्सन और पर्सन पोजेसिंग सच टेक्निकल। मान लीजिए वो मालिक है लेकिन उसके जो एम्प्लॉयर है उनको नॉलेज इन सबका बनाने का। ठीक है, भी बात करते हैं वेयर इट इज टू रिक्वायर्ड फॉर द एनी अदर पर्पस इफ द लाइसेंसिंग, या फिर कुछ अदर पर्पस जो इनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ठीक लगते हैं वो भी टर्म्स दे सकते हैं। ठीक है, 6 की बात करता है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस, तो कब रिफ्यूज कर सकते हैं, मान लीजिए जो एक्ट में बताया गया है कि भाई आपको ये नहीं चाहिए या लाइसेंस जब ग्रांट की उसमें कुछ टर्म्स थी कि आप ये चीज नहीं करेंगे वो करते तो कैंसिल हो सकता है। वेयर सच लाइसेंस रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हुम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज रीजन टू ब्लेम। ठीक है, तो जो एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है
उसके में अनिल में जाके आप कुछ काम करते हैं, ठीक है, या आप अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, या टू बी एनी अदर रीजन अनफिट फॉर द लाइसेंस, या कोई अदर रीजन जो एक्ट में बताए गए हैं, ठीक है। तो क्या किया जाएगा कि उसको क्या है, जो भी रीजन है वो रिकॉर्ड पे लिए जाएंगे जब ये उसका कैंसिल किया जाता है। और अगर कोई ऐसी रीजन है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको बताए, ठीक है। तो ये बात करता है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस की, अनुज्ञप्तियों का इनकार करना। फिर 6D है लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द कंडीशन इन एडिशन टू द प्रिस्क्राइबमेंट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये बताएगा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुछ एडिशन में टर्म्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर 6E है वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कब क्या कंडीशन को वेरी कर सकती है, उनमें चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। एंड लाइसेंस हैज बीन ग्रांटेड और एक्सेप्ट सच टर्म्स as may be prescribed may be for the purpose require the holder license notice in writing to deliver up and within such time is made specified, ठीक है। उससे अपेक्षा करेंगे कि वो इतने टाइम में अगर उसमें चेंजेस करते हैं कुछ उनको या वापस लेना उसका रिवोकेशन, तो उसको इतने टाइम उसको दिया जाएगा कि भाई आपको इस तारीख को अपना लाइसेंस सरेंडर करना है, किसके समक्ष, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष, ठीक है। फिर सेकंड है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर फ्रॉम लाइसेंस आल्सो वेरी द कंडीशन। अगर एप्लीकेशन यही देते हैं जो होल्डर है तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं उसको जो ठीक लगते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड द लाइसेंस फॉर सच पीरियड। अगर उनको ठीक लगता है तो सस्पेंड कर सकती है इसको, लाइसेंस को, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और क्या बात करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर इनको सेटिस्फाइड लगता है कि उसने कोई भी क्या किया है जो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के थ्रू, उसके कंट्रावेंशन में कोई काम कर रहा है, उसकी सेलिंग पोजीशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहा है तो उस पर भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक पीस के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा है जिस, या मान लीजिए पब्लिक पीस को खतरा है, ठीक है, तब कैंसिल किया जा सकता है। या मान लो उसने जो मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जो लाइसेंसिंग प्राप्त करने के लिए वो उसको छुपाया है, मिसलीड किया है। और डी है इफ एनी कंडीशन इज द लाइसेंस, जो भी उनको ठीक लगता है। इसका सबसेक्शन 4 है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में आल्सो रिवोक द लाइसेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो क्या कर सकती है, लाइसेंस भी रिवोक कर सकती है। फिर इसमें और इम्पोर्टेंट है जो भी बोला गया कि भाई जब ये रिकॉर्ड वापस लिया जाता है तो जो भी रीजन है वो मेंशन किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोर्ट ने किसी अपराध में कन्विक्ट कर दिया है तो भी उसका, अगर मान लीजिए उसको कोई चेंजेस कोर्ट ने बोला है कि इसमें पास ये सेट असाइड भी हो सकता है, अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको कैंसिल कर दिया है, रिवोक कर लिया है, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको सही किया है या मान लीजिए कोई निर्णय दिया है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्या किया जाएगा, सेट असाइड किया जाएगा। फिर सेवेंथ है द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एंड रिवोकेशन अंडर सबसेक्शन 1 में आल्सो मेक एन अपीलेट कोर्ट, ठीक है। मान लो अपीलेट कोर्ट के द्वारा जो चेंजेस आ गए, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद अपीलेट कोर्ट ने या रिवीजन कोर्ट ने कर दिया, ठीक है। सेक्शन 8 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन ऑफिशियल गेजेट सस्पेंड और रिवोक ऑल और लाइसेंस ग्रांटेड अंडर एक्ट, ठीक है। तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियल गेजेट में डाल के सस्पेंड कर सकती है सारे लाइसेंस, ठीक है। On the suspension of the revocation of license under this section, the holder shall without the delay surrender the license authority what the suspend and revoke, ठीक है। अगर मान लीजिए बोल दिया गया है सेक्शन के थ्रू के उसके लिए सस्पेंशन और कैंसिल के लिए तो आपको क्या सरेंडर करना पड़ेगा अपना लाइसेंस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 6 अपील की, ठीक है। तो एनी पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के कोई भी ऑर्डर से क्या है वो नाम से, ठीक है, उसको सही नहीं लगा तो वो क्या कर सकता है, उसमें अगर मान लो उसके लाइसेंस में चेंजेस कर दिए या उसका रिवोकेशन कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी के लिए जो भी पीरियड स्पेसिफाइड किया जाए। तो प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाय अंडर दिस डायरेक्शन सेंटर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपील के लिए डायरेक्शन दिया है उसके ही थ्रू लाया जाएगा, ठीक है। नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ द प्रिफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द period specified, the provided that the appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed thereafter, the appellate satisfy the appellate authority that the had the sufficient cause the not preparing, ठीक है, उस टाइम के बाद भी वो एडमिट कर सकती है। अब इसमें दिया है कि पीरियड prescribed for the appeal shall be computed in accordance with the provision of limitation act, तो लिमिटेशन एक्ट के थ्रू जो बताए गए हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट में जनरली जो अपील है वो 30 डेज में, तो आपको 30 डेज में फाइल करनी है, ठीक है। इसके साथ एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड इन द
पिटीशन ऑफ राइटिंग इन द ब्रीफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको जो एप्लीकेशन जो फाइल सॉरी जो मेमोरेंडम वो अपील लगाओगे उसमें आप स्टेटमेंट भी लिखोगे ब्रीफिंग में, ठीक है। और अपीलेट अथॉरिटी जो भी उनको जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू डिस्पोज करेंगे, ठीक है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सामने वाली पार्टी को, और जो अपीलेट अथॉरिटी का जो भी आदेश होगा कन्फर्म कर रहा है अगर उस ऑर्डर को या मॉडिफाई कर रहा है तो वो फाइनल होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 तक थे और जो इसके सेक्शन 6 के पार्ट थे वो आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।